हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं आपको यूनिट सेल के फॉर्मूला मेकिंग सिखाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और देखते हैं कि सॉलिड्स में फॉर्मूला मेकिंग वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नीडेड होते हैं। तो पहले मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स बता देती हूँ, देन हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हमें पता है, अगर हम लोग बात करें आयनिक सॉलिड्स की, तो जैसा कि हमें पता है कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो किन से मिलकर के बने होते हैं। आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो आयंस से मिलकर के बने होते हैं, है ना। अगर हम लोग आयनिक सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो हमें ये पहले से पता है कि आयनिक सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयंस होते हैं, यानी कि कैटायंस और एनायंस होते हैं। ठीक है, ये बात हमें पहले से पता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि जो एनायंस होते हैं ना, उनका साइज कैटायन के साइज के कंपेयर में बड़ा होता है। एनायंस के साइज जो होते हैं वो कैटायंस से बड़े होते हैं और कैटायंस जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब इसके आगे की बात ये है कि चूंकि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ना, उसमें एनायंस का साइज बड़ा होता है, तो एनायंस के साइज के बड़े होने की वजह से होता क्या है, आयनिक सॉलिड में एनायंस ही सारी क्लोज पैकिंग कर लेते हैं। जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में हमें स्फीयर्स दिखाई पड़ते हैं, तो आयनिक सॉलिड्स के केस में क्या होता है, क्लोज पैकिंग जो होता है वो एनायन कर लेता है। कंप्लीटली एनायन जो है वो क्लोज पैकिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब जो कैटायंस बचते हैं, जो आपके कैटायंस बच जाते हैं, वो कैटायंस आपको पता है कहाँ जाते हैं। वो कैटायंस जो होते हैं, एनायंस के बीच बीच में जो खाली जगह होता है ना, जिसे हम लोग वॉइड्स कहते हैं, जिसे हम लोग वॉइड्स या इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं, कैटायंस उसमें जाकर के फिट हो जाते हैं। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन आप लोग अपने माइंड में रख लीजिए कि आयनिक सॉलिड्स के केस में क्या होता है। आयनिक सॉलिड्स के केस में कंप्लीट क्लोज पैकिंग जो होता है वो एनायंस करते हैं क्योंकि एनायंस का साइज बड़ा होता है। और जो कैटायंस होते हैं ना, कैटायंस जो होते हैं वो वॉइड्स में चले जाते हैं। कुछ आयनिक कंपाउंड्स के केस में ये देखने को मिलता है कि कैटायंस जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहते हैं, और कुछ आयनिक कंपाउंड्स में हमें ये देखने को मिलता है कि एनायंस जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में चले जाते हैं। कुछ आयनिक कंपाउंड्स में हमें ये देखने को मिलता है कि कैटायंस जो होते हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों तरह के वॉइड्स में रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमेशा होता क्या है, हम लोग वॉइड्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहां पे हमें ये बताया जाता है कि वॉइड्स जो होता है वो आपका क्या होता है, एम्प्टी स्पेसेस होता है। क्लोज पैकिंग के दौरान जो स्पेस एम्प्टी रह जाते हैं उन्हें ही हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। तो हमारे माइंड में ये बात बैठ जाती है कि वॉइड्स ऑलवेज एम्प्टी होते हैं। ऐसा नहीं है। आयनिक सॉलिड्स के केस में क्या होता है कि उन वॉइड्स में भी कैटायंस पाए जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ कंपाउंड में कुछ 50% वॉइड्स पर आयंस रहते हैं, कुछ 50% जो वॉइड्स है वो वैकेंट रहते हैं। और कुछ कंपाउंड में ऐसा हो जाता है, कुछ आयनिक कंपाउंड्स में ऐसा हो जाता है कि पूरे वॉइड्स जो होते हैं वो कैटायंस के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिए जाते हैं। तो ये इतना कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, क्योंकि अभी फॉर्मूला मेकिंग में आगे ये काम आने वाला है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है फॉर्मूला मेकिंग के लिए, वो ये है कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि जस्ट हम लोग फॉर्मूला मेकिंग करने जा रहे हैं, तो अभी हमें इस कॉन्सेप्ट की नीड होगी। तो मैं आपको फटाफट रिवाइज कर देती हूँ। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होता है किसी भी यूनिट सेल में। किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड उस यूनिट सेल में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है ना। और अगर हम लोग नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो ये कितना होता है, ये आपका होता है 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके यूनिट सेल में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड निकल जाएगा। ठीक है, इस चीज को मैंने यहाँ डिटेल में भी मेंशन कर दिया है कि किस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग माइंड में बिठा लीजिए। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम लोग करेंगे फॉर्मूला मेकिंग।
तो चलिए आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे किया जाता है फॉर्मूला मेकिंग सॉलिड में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आयनिक सॉलिड कंटेन X प्लस एंड Y माइनस आयंस। कोई आयनिक सॉलिड है जिसमें X प्लस और Y माइनस आयंस मौजूद हैं। तो इन द Y माइनस ऑक्यूपाई द CCP। जो Y माइनस है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? CCP। देखिए क्वेश्चन करते वक्त आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे ही आपको इस तरह की कोई चीज मेंशन मिले, CCP, BCC, FCC, जैसे ही इस चीज को मेंशन मिले आपको क्वेश्चन में, जैसे ही ये चीज आपको दिखाई पड़े तो तुरंत इसको टारगेट कीजिए, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। तो पहले इसको टारगेट कीजिए। जैसे यहाँ पे CCP लिखा है ना, तो आप तुरंत समझ गए कि ये किस तरह के क्लोज पैकिंग की बात हो रही है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात हो रही है। और इसमें किस तरह के यूनिट सेल होते हैं? CCP वाले में आपके फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं, FCC होता है। तो इसको देखते ही आप ये समझ गए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में का जो हमारा सॉलिड है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है? कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 4 नंबर ऑफ एटम्स है। तो तुरंत आप टारगेट कीजिए। जैसे आपका CCP है, इसको देखते ही आप इसमें समझ गए कि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, पहले इसको टारगेट करिए, नंबर ऑफ एटम्स लिख लीजिए 4। अब जब नंबर ऑफ एटम्स पता चल गया है तो तुरंत आप यहाँ पे इसी की मदद से नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी निकाल लीजिए। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? जितने एटम है वो हो जाएगा। और फटाफट तुरंत यहाँ पे आप नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड भी यहाँ पे तुरंत निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? 8। ओके, तो ये इतना हमारा हो गया। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब आगे क्या है? अब इस पे ये कह रहा है, हाँ देखिए ये चीज आपको CCP देख के ये आपको इतना पता चल गया। अब इसके आगे की, और साथ ही साथ आपको ये पता चल गया कि Y माइनस जो है वो CCP को ऑक्यूपाई कर रहा है। CCP को ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब Y माइनस जो है वो क्लोज पैकिंग कर रहा है ना। Y माइनस क्लोज पैकिंग कर रहा है और Y माइनस क्लोज पैकिंग कर रहा है, तो Y माइनस की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। देखिए जो हमारे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को बना रहा है ना, उसका नंबर ऑफ एटम उतना ही होगा जितना उस टाइप के यूनिट सेल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको CCP देख के पहले पता चल गया कि ये क्या है? आपका FCC टाइप का यूनिट सेल है। इसमें कितने एटम्स होते हैं? 4 एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस सॉलिड में Y माइनस की संख्या कितनी है? 4 है। Y माइनस की संख्या कितनी है? 4 है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद ये कह रहा है कि X प्लस ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब बस यहाँ से पहले Y माइनस CCP था, तो तुरंत इससे हमें पता चल गया कि Y माइनस की संख्या यहाँ पे 4 है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Y कितना है? 4 है। और X प्लस की बात करें तो X प्लस क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। दिस मीन्स कि X प्लस के नंबर्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पड़ा हुआ है। X प्लस जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पड़ा हुआ है, तो जितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे उतना ही X प्लस भी होगा, है ना, क्योंकि पूरा X प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है। तो जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे उतने ही X प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे X एटम्स के नंबर कितने, मतलब X प्लस आयंस के नंबर कितने? 4 है। इतना हमें पता चल गया, दोनों के नंबर ऑफ एटम्स पता चल गया। अब जैसे ही दोनों के नंबर ऑफ एटम्स पता चले तो बस आप तुरंत रेशियो निकाल के फॉर्मूला मेकिंग कर लीजिए। फॉर्मूला अगर हम लोग X और Y का रेशियो देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4:4, है ना। और अगर हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं ना कि ये क्या हो जाएगा? 1:1 के रेशियो में दोनों का रेशियो जो है वो बराबर है ना, दोनों बराबर है। तो फॉर्मूला हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अभी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वहां पे उसको देखने के बाद आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? तो सेकेंड क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स X एंड Y। तो एटम Y ऑक्यूपाई CCP। फिर यहाँ पे हमें CCP दिख गया, तो CCP देख के हमें क्या पता चला कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 4 होंगे। और Y ऑक्यूपाई कर रहा है CCP, तो Y के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? Y में अगर हम लोग नंबर ऑफ, ऐसे लिखती हूँ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Y
अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एंड एलिमेंट एक्स ऑक्युपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, एक्स कहां पर जा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे उतने ही यहाँ पे एक्स के एटम्स भी होंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि जो एक्स है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई कर रहा है, कंप्लीटली ऑक्युपाई कर रहा है। दिस मीन्स कि जितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे उतने ही एक्स होंगे। तो जहां पे 4 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इंटू 2 होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, 8 हैं। चलिए, तो हमें अब जब दोनों के नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए तो अब हम लोग रेशियो से फॉर्मूला मेकिंग कर लेंगे। तो अगर हम लोग क्या करें, एक्स रेशियो वाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हमारा कितना है, 8 है, और वाई कितना है, 4 है। अब अगर हम लोग इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2:1 लिख सकते हैं, है ना, 2:1 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x2y। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते हैं। अब मैं आपको एक अलग तरीके का क्वेश्चन बताती हूँ जहां पे हमारा वॉइड्स पे चर्चा नहीं होगी। अगर वॉइड्स की जगह पर कहीं और एटम चला जाए तो उस केस में फॉर्मूला मेकिंग कैसे किया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मान लीजिए आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जहां पे आपको कह रहा है कि हमारे जो एक्स एटम्स हैं वो आपके कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर है। ठीक है, और आपको ये बोल रहा है कि जो वाई एटम्स हैं वो आपके कहाँ पर है, वाई एटम्स जो है वो आपके बिल्कुल बॉडी सेंटर पे है, बिल्कुल बॉडी पर है, यूनिट सेल के बॉडी पर है। और आपसे कह रहा है कि जेड एटम्स हैं उसमें वो आपके क्या है, फेस पर चले गए हैं। जेड एटम क्या है, फेस पर चले गए हैं। ठीक है, सारे जेड एटम्स जो है वो यूनिट सेल के फेस पर है। तो अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा। तो कैसे करेंगे इसको, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे ना, एक्स निकाल लेंगे कि एक्स एटम्स के नंबर्स कितने होंगे। अब देखिए, कॉर्नर पर अगर हमें नंबर ऑफ एटम निकालना होता है तो हम कैसे करते हैं। अब मान लीजिए ये सारे कॉर्नर्स पे बोल रहा है और ये सारे फेसेस पे बोल रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं और एक कॉर्नर पर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है ना। तो 1/8 होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/8 इंटू 8 कर लेंगे। तो एक्स नंबर ऑफ एक्स निकल आएगा, मतलब नंबर ऑफ एक्स एटम निकल आएगा। अब वाई एटम्स का अगर हम नंबर निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये मान लीजिए ये कह रहे हैं कि वाई एटम जो है वो बॉडी पर है, तो ठीक है, तो वाई का भी अब हम लोग नंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि बॉडी सेंटर्ड की अगर हम लोग बात करें, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना बॉडी सेंटर्ड का। बॉडी सेंटर यूनिट सेल की अगर हम लोग बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। बॉडी पर एक एटम होता है ना, बॉडी पर एक एटम होता है और बाकी सब कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पर एटम होते हैं। उसके अलावा देखिए इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, कॉर्नर पर है, बॉडी पर भी है, फेस पर भी है। चलिए मैंने यहाँ पे कॉर्नर वाला बना दिया, कॉर्नर को मैंने सॉल्व भी कर दिया है। बॉडी पर मैंने बना दिया, बॉडी को सॉल्व कर देती हूँ। बॉडी पर क्या होता है, एक ही एटम होता है, तो कम्प्लीटली, और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी 1 ही होता है। दिस मीन्स कि वाई एटम की संख्या भी कितनी है, यहाँ पे 1 है ना। नंबर ऑफ वाई एटम्स कितना है, 1 है। अब जेड एटम्स की बात कर ले, ये कह रहा है जेड एटम जो है वो फेसेस पर है, सारे के सारे फेसेस पर है। दिस मीन्स कि यहाँ पे टोटल जो 6 फेस है, सारे के सारे फेस पर क्या है, एटम्स है। तो जो एटम्स जो फेस पर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। और किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे सारे के सारे 6 जो है वो सारे के सारे 6 फेसेस पे यहाँ पर एटम्स है। तो जेड एटम्स का नंबर कितना हो जाएगा, 2 3 6। दिस मीन्स कि इसके 3 नंबर्स हो जाएंगे। तो अब अगर हम लोग क्या करें, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालें तो क्या रेशियो मिलेगा हमें,
1:1:3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा XYZ3। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला मेकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं कुछ इस तरह से आते हैं। जहां तक अगर आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स में आपको ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे आयनिक सॉलिड्स के केस में क्या होता है, जो कैटायंस होते हैं वो वॉइड्स में भी जा सकते हैं, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में भी जा सकते हैं। तो वहां पे आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ जाती है कि कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ जाती है। और जहां पे वॉइड्स की बात नहीं होती, जो सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने बताया था ना कि कंट्रीब्यूशन याद रखिएगा, तो बस आपको कंट्रीब्यूशन अगर आप पता हो तो फटाफट आप क्या करिए, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करिए और बस रेशियो निकाल के फॉर्मूला मेकिंग कर लीजिए। तो इस तरह से आप लोग फॉर्मूला मेकिंग वाले क्वेश्चन अब इजिली कर लेंगे। तो चलिए फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।